नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है रीट पात्रता परीक्षा के लिए जो है हिंदी की शिक्षण विधियों की जो है टॉप 14 क्वेश्चन लेकर आए और बहुत सारी चीजें मैंने आपको करवा दी। हिंदी शिक्षण विधियां लगभग पूरी कवर करवा दी आपको। तो इन 14 क्वेश्चन को आपको एज ए टेस्ट देना है, ठीक है। और अपना जो 14 में से स्कोर बनता है ना, एकदम ईमानदारी से वो स्कोर लास्ट में आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि सर मेरे इतना स्कोर रहा। और आपकी तैयारी का भी पता चल जाएगा, क्योंकि अभी एग्जाम में 40 दिन के आसपास बचे हैं। तो एकदम अच्छे से जो है आपको जो है तैयारी को जांचने का भी मौका मिलेगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। पहला क्वेश्चन है कि एक कथन कहा गया है कि यह परीक्षा मुक्त प्रणाली है जिसमें जो है प्रतिदिन परीक्षा है, ठीक है। यह परीक्षा मुक्त प्रणाली है और इसमें प्रतिदिन परीक्षा है। यह कथन किस विधि के लिए जो है संदर्भ में उपयुक्त है। वापस देखो, ये परीक्षा मुक्त प्रणाली है और इसमें प्रतिदिन क्या होता है, प्रतिदिन परीक्षा है। तो ये बात कौन सी प्रणाली के लिए सही बैठती है? तो देखो, ये बैठती है स्वाध्याय विधि के लिए। कौन सी विधि के लिए? स्वाध्याय विधि। और स्वाध्याय विधि किसका दूसरा नाम है? अपना उत्तर सोच लेना और अपना स्कोर भी काउंट कर लेना। उत्तर हो जाएगा आपका डाल्टन विधि। डाल्टन विधि जिसको कहते हैं स्वाध्याय विधि, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि यह परीक्षा मुक्त प्रणाली है और इसमें प्रतिदिन परीक्षा है, ठीक है। बात हम प्रोजेक्ट विधि की करें तो इसके जो प्रतिपादक थे उनका नाम था किलपैट्रिक। किसने दी जो है आपकी प्रोजेक्ट विधि? किलपैट्रिक ने। खेल विधि, खेल विधि दी आपकी किसने? कुक ने। तो ये सारा का सारा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मौन पठन उपयोगी है। मौन पठन, मौन पठन का मतलब हो गया जैसे मन ही मन पढ़ते हैं ना, वो किस में उपयोगी है? मन ही मन पढ़ना, उसको कहते हैं मौन पठन। तो मन ही मन पढ़ना या मौन पठन है वो किसके लिए उपयोगी है? सबसे पहला उच्चारण सुधारने के लिए। तो उत्तर देख लेना, अपना सोच लेना। तो उच्चारण सुधारने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि मौन पठन यानी मन ही मन पढ़ोगे तो उच्चारण तो क्या, उच्चारण का तो कोई अभ्यास ही नहीं होगा। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। भाषण कौशल के संवर्धन में, भाषण देने का कौशल है उसके संवर्धन में यानी कि उसको मॉडिफाई करने में, तो भाषण तो हो ही नहीं रहा ना, मन ही मन पढ़ रहे हो आप। फिर है पठन कौशल की शुद्धता में, तो पठन कौशल तो पढ़ तो कुछ रहे नहीं हो, मन ही मन तो पढ़ रहे हो। तो इससे क्या फायदा होता है मौन पठन से या मन ही मन पढ़ने से? स्व अध्याय जो है उसकी प्रवृत्ति विकसित करने में जो है ये सहायक होता है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उत्तर सोच लेना और कम से कम 4-5 बार ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं कि जो है अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सा है। अभिव्यक्तात्मक का मतलब हो गया जिससे हम जो है चीजों, जो अपने जो है भावनाओं को एक्सप्रेस करें, अभिव्यक्त करें। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं? और मैं आपको जो है इनका जो है नेचुरल क्रम पहले ही लिखवा चुका, LSRW। एल मतलब लिसनिंग, लिसनिंग मतलब सुनना, ठीक है। बार बार बता चुका, स्पीकिंग यानी बोलना। ये चीजें आपको भूलनी नहीं है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है। रीडिंग, आर मतलब रीडिंग, रीडिंग मतलब क्या हो गया? पढ़ना। और डब्ल्यू मतलब राइटिंग, राइटिंग मतलब लिखना। ये होता है, ये इसका स्वाभाविक क्रम है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इनमें से मैं बार बार बता चुका आपको कि पहला और तीसरा ये तो होते हैं ग्रहणात्मक। क्या होते हैं? ग्रहणात्मक या गयात्मक, ठीक है। और जो दूसरा और चौथा होता है ना, ये होते हैं अभिव्यक्त करने के लिए अभिव्यक्तात्मक। ये क्या करते हैं? अभिव्यक्त करने के काम आते हैं। तो उत्तर हो जाएगा बोलना व लिखना। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विधि शब्दार्थ विधि का विकसित रूप है? बहुत अच्छी बात है। शब्दार्थ विधि का विकसित रूप कौन सी विधि को कहते हैं? तो उत्तर इसका जो है आप सोच लो, उत्तर हो जाएगा इसका व्याख्यान या व्याख्या विधि। व्याख्या विधि जो है शब्दार्थ विधि का विकसित रूप है और जो ये गद्य शिक्षण में उपयोगी होती है। कौन से शिक्षण में? गद्य शिक्षण में। व्यास विधि जो है आपकी कविता शिक्षण की विधि है। किसकी? कविता शिक्षण की विधि। इनको अच्छे से मैं करवा चुका। इसको जो है आप सिर्फ टेस्ट के तौर पर देखें तो ये किससे संबंधित है? कविता शिक्षण से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ही बड़ा है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रणाली में व्याकरण शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है? मतलब व्याकरण शिक्षा की पद्धति है लेकिन जो है व्याकरण के जो है व्यवहारिक पक्ष पर ज्यादा बल देती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा आपका भाषा संसर्ग प्रणाली या विधि, ठीक है। भाषा संसर्ग प्रणाली है, इसमें जो है व्याकरण के जो है व्यवहारिक पक्ष पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। एक व्याकरण शिक्षा की जो है ना सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो व्याकरण शिक्षा की सर्वोत्तम विधि जो है ना आपकी, वो है आगमन निगमन विधि। दोनों साथ में ध्यान रखना,
आगमन निगमन नाम अगर साथ में आ जाए तो भाषा शिक्षण की व्याकरण शिक्षा की सर्वोत्तम विधि है आपकी आगमन निगमन विधि, ध्यान रखना। और व्यवहारिक पक्ष किसमें? भाषा संसर्ग विधि में। सुगा प्रणाली, सुगा मतलब होता है तोता, तोते की तरह रटने वाली प्रणाली, तो वो तो जो आपकी इतनी कारगर नहीं होती है, अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भाषा की पाठ्य पुस्तक, जो बुक होती है ना भाषा की, उसके निर्माण में वैचारिक सामग्री के चयन के सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, किसी भाषा की पाठ्य पुस्तक निर्माण में वैचारिक सामग्री के चयन के सिद्धांत नहीं है, वो पूछा है। सबसे पहला, पूर्व कक्षा के पाठ्यचर्या का ध्यान में रखना। बिल्कुल, मान लो कि आप 7वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक बना रहे हो तो 6ठी क्लास में क्या कुछ पढ़ लिया है बच्चे ने, वो ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल। फिर विषय वस्तु शैक्षणिक उद्देश्यों के अनुरूप हो। बिल्कुल, विषय वस्तु जो शैक्षणिक उद्देश्य है कि क्या चीजें सिखाना है बच्चों को, उसको पूरा करती हो। बिल्कुल सही बात है। फिर ये अनिवार्य नहीं है कि विषय वस्तु उस भाषा समुदाय के संस्कृति की परिचायक हो, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि असत्य बताना था। ये अनिवार्य नहीं है कि विषय वस्तु उस भाषा समुदाय की संस्कृति की परिचारक हो, मतलब अगर आप राजस्थान के जो है बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हो तो राजस्थान की जो संस्कृति है उसको तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है। तो यहां पर जो है यही गलत हो जाएगा। फिर विषय वस्तु बालकों की रुचि और आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। स्कोर काउंट करते रहे आप अपना। फिर जो अगला क्वेश्चन कि चित्र विस्तारक यंत्र होता है कि किसी चित्र जो है ना उसको जूम करके दिखाता हो, कोई जूम यानी बड़ा करके दिखाते हैं ना, जूम करके दिखाना या बड़ा करके दिखाना, चित्र विस्तारक यंत्र कहते हैं। ये किस प्रकार की सहायक सामग्री है? ठीक है, कोई चित्र को अगर बड़ा करके दिखा रहे हैं तो वो सर्वे सामग्री तो हो नहीं सकती, सर्वे दृश्य तो हो नहीं सकती, तो कौन सी होगी? वो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक दृश्य सामग्री है। वो सिर्फ देख सकते हैं, उसको सुन नहीं सकते, उससे कोई सुनकर सूचना नहीं मिलती। जैसे रेडियो है, रेडियो में क्या होता है, अपन सुनकर कोई सूचना ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड में हम क्या दृश्य सामग्री है, क्योंकि इसको हम देखकर सूचना ग्रहण करते हैं। जैसे टीवी है, टीवी दृश्य सर्वे दोनों प्रकार की है, दृश्य सर्वे प्रकार की है। क्यों? क्योंकि इससे हम सुनते भी हैं और जो है देखकर भी सूचनाएं ग्रहण करते हैं, तो ये जो है दोनों प्रकार के, तो ऐसे ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है रचना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि, रचना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो रचना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि जो है आपकी वो है ऑप्शन नंबर ए, जो है प्रश्नोत्तर विधि। इंपॉर्टेंट बनता है, अपन सोचते भी नहीं है कि प्रश्नोत्तर विधि है वो रचना शिक्षण की विधि हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। व्यास विधि वापस बता चुका मैं पहले भी कि ये कविता शिक्षण की विधि है। किसकी? कविता शिक्षण की विधि। लेकिन रचना शिक्षण की कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि, उत्तर नंबर ए। फिर आता है अनुकरण वाचन के कितने भेद हैं? अनुकरण वाचन के कितने भेद हैं? अनुकरण वाचन क्या होता है? अनुकरण वाचन मतलब किसी जो है एक व्यक्ति बोल रहा है, उसके पीछे पीछे जो है बहुत सारे व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 1 व्यक्ति बोल रहा है। मैंने बोला कैसे कबूतर, तो एक साथ सारी क्लास बोल रही है कैसे कबूतर, या फिर जो है कोई एक व्यक्ति भी बोल रहा है। तो इसके 2 प्रकार के भेद होते हैं। अनुकरण वाचन के 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद। तो उत्तर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन से 2 भेद होते हैं? पहला होता है समवेत वाचन। कौन सा? समवेत वाचन। समवेत वाचन मतलब सामूहिक वाचन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सामूहिक वाचन। ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है व्यक्तिक वाचन। व्यक्तिक वाचन। समवेत वाचन मतलब बहुत सारे वापस अनुकरण कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कैसे कबूतर शाम को जैसे बारखड़ी बुलाते हैं ना पूरी स्कूल में छोटे बच्चों को, साथ में बहुत सारे बैठे होते हैं, वो होता है समवेत। और एक अगर अकेला व्यक्ति जो है वापस रिपीट करा तो होता है व्यक्तिक। तो अनुकरण वाचन के 2 भेद होते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बड़ा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको सीसी कहते हैं, उसमें सह शैक्षणिक पक्ष जो है वो उससे संबंधित क्रियाएं कौन कौन सी है? सह शैक्षणिक का मतलब हो गया शिक्षा के अलावा। किसके? शिक्षा के अलावा जो गतिविधियां जो शिक्षा में सहायक होती है। शिक्षा में तो क्या होती है? सहायक। लेकिन शिक्षा के अलावा तो जीवन कौशल बिल्कुल, कार्य शिक्षा बिल्कुल, अभिवर्ती व मूल्य बिल्कुल। तो उपयुक्त सभी, ये सभी प्रकार की जो है ना कार्य शिक्षा, जीवन कौशल, अभिवर्ती और मूल्य, ये सारे के सारे आपके क्या है? सह शैक्षणिक जो है, सह शैक्षिक क्या है? आपके पक्ष से है। अगला क्वेश्चन है, देखो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बात कह रही है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और ब्रैकेट में दिया हुआ है सत्य या असत्य। ठीक है, सॉरी, संज्ञा के 3 भेद होते हैं और ब्रैकेट में दिया हुआ सत्य या असत्य। ये किस प्रकार के जो है प्रश्न का उदाहरण है? सबसे पहला सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्न, बिल्कुल नहीं। सादृश्य अनुभव, बिल्कुल नहीं।
मिलान वाला तो है नहीं, तो ये कौन सा आपका एकांतर अनुक्रिया प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर। एकांतर अनुक्रिया से मतलब है या तो सत्य या असत्य, सत्य या असत्य, तो इस हिसाब से जो चलते हैं उसको कहते हैं एकांतर अनुक्रिया प्रश्न। तो ये आपके जो है क्वेश्चन 11 हो चुके हैं, कितने सही है आप जो है लिखते रहे, जो है याद करें और फिर जो है कमेंट करना आपको। फिर आ रहा है उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में असत्य कथन बताओ। उपचारात्मक शिक्षण सबसे पहले किसके लिए दिया जाता है? अधिगम कठिनाई को दूर करने के लिए, अधिगम कठिनाई को दूर करने के लिए, अधिगम कठिनाई दूर करने के लिए जो है क्या किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। इसे चिकित्सीय शिक्षण भी कहा जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। इसको क्या उपचारात्मक शिक्षण है, इसको चिकित्सीय जो है शिक्षण भी कहा जाता है, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे उपचार होता है वैसे इसमें होता है। फिर उपचारात्मक शिक्षण सामूहिक व व्यक्तिगत प्रकार से किया जा सकता है, बिल्कुल बहुत सारे जो है बच्चों को साथ में लेकर भी किया जा सकता है और एक एक बच्चे पर भी किया जा सकता है। फिर उपचारात्मक शिक्षण केवल मंदबुद्धि विद्यार्थियों को ही किया जाता है, और मैं आपको आज तक जो है बता चुका, एक ट्रिक बता चुका कि मनोविज्ञान में जब भी केवल शब्द का यूज हो जाए ना, तो ये मान लो कि वो कथन गलत है और गलत ही पूछा था, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और फिर जो है निदानात्मक परीक्षण उपचारात्मक परीक्षण के लिए आधार होता है, बिल्कुल। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? अधिगम अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता लगाने में, कठिनाइयों के कारण पता लगाने में, कारण पता लगाने में। निदानात्मक में हम कारण पता लगाएंगे, तभी तो उनका उपचारात्मक में क्या करेंगे? उनको दूर करेंगे, उनका उपचार करेंगे। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रश्न पत्र निर्माण का चरण नहीं है? तो देखो प्रश्न पत्र निर्माण में देखो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। परीक्षण की योजना बनाना, बिल्कुल, कि जो टेस्ट लिया जा रहा है वो किस लिए लिया जा रहा है, इसकी योजना बनाना। ब्लूप्रिंट का निर्माण, बिल्कुल, ब्लूप्रिंट मतलब किस पेपर से, सॉरी किस जो है आपके चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे और किस उद्देश्य को वो पूरा करेंगे। फिर प्रश्नों का विश्लेषण करना, बिल्कुल, तो उत्तर नहीं पूछा तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या कह रहा है? अंतर विषय विश्लेषण करना। अंतर विषय मतलब एक विषय का दूसरे से, एक विषय का दूसरे विषय के बीच में कोई विश्लेषण करना। तो बताओ आपकी गणित का पेपर बना रहे हो आप, तो विज्ञान का पेपर देखना क्या जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं है। तो अंतर विषय विश्लेषण करना कोई भी जरूरी नहीं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है आज का 14वां क्वेश्चन है, और अपना जो है कमेंट कर देना, स्कोर थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। खुली पुस्तक परीक्षा लचीली जो है पुस्तक परीक्षा व लचीली समय सीमा रहित परीक्षा को देश भर में प्रायोगिक तौर पर लागू करने जाने की अनुशंसा किसने की थी? खुली पुस्तक परीक्षा व लचीली व समय सीमा रहित परीक्षा लागू करने की सिफारिश की थी आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 ने। तो ये जो है प्रमुख रूप से जो है आज के 14 क्वेश्चन थे। एक रिवीजन के हिसाब से अपना स्कोर जरूर बताएं और चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।